हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की इस समय नई भर्ती चल रही है और इसी भर्ती में लगातार हम लोग 2018 और 2022 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था और जितने भी शिफ्ट हुए थे, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग लगातार सुबह 8 बजे क्लास में उस प्रश्नों को हल करें। लेकिन दोस्त, आज की सेशन में जितने आपके 2018 से लेकर 2022 तक रेलवे एग्जाम हुए, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, जितने आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की सेशन में साथ ही संपूर्ण निचोड़ करने वाले हैं, जो कि दमदार प्रश्न होने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं, जो कि साथ ही टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आपका सही करने का टारगेट केवल 45 प्रश्न सही करने का हम लक्ष्य दे रहे हैं आज की सेशन से। याद रखिए दोस्त, तो क्या आप रेडी हैं इस बार रेलवे ग्रुप डी को फतेह करने के लिए, आज की सेशन से 75 क्वेश्चन हल करके 45 प्रश्न सही करने के लिए? तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, इस बार टारगेट हम लोग का एक ही है कि जीके में 20 क्वेश्चन सही करना है, साइंस में 25 क्वेश्चन सही करना है और सबसे अधिक क्वेश्चन रीजनिंग, भाई 30 में से 30 बार तो इस बार हम लोग कंफर्म करने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो शाम को 7 PM पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और मैथ में साथ ही 25 क्वेश्चन, तो टोटल साथ ही आपका 100 क्वेश्चन रहेगा आपके कंप्यूटर पे, जो कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग, प्लस साथ ही आपको इसमें 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन हल करना है। ये आपका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न होने वाला है। ओके दोस्त, तो अभी तक आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं अप्लाई किया भाई, आज देखिए 9 फरवरी हो चुका है। आपने यदि साथ ही सिंपल 10th पास है, आपके पास 10th का मार्कशीट है ओरिजिनल और आधार कार्ड है, उस पर से बिल्कुल नाम पता जो आपका 10th के मार्कशीट पे है, आधार कार्ड पे है, बिल्कुल सेम है, तो जाके सबसे पहले फॉर्म भरिए। यदि आप लोग ITI के सर्टिफिकेट है, आपने ITI किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, पास है, तो भी साथ ही फॉर्म भरी, प्लस आपने अप्रेंटिस होता है उसको कर लिया है, तो भाई उसका आप लोग सर्टिफिकेट लगाइए, बहुत छूट मिलेगा। यदि जिनका अभी रनिंग में चल रहा है ना, उनका साथ ही नहीं हो पाएगा, जिनका केवल हो चुका है उन्हीं को साथ ही केवल ये बेनिफिट मिल रहा है। एक आरआरबी मुंबई की तरफ से नोटिस आया था। ओके दोस्त, तो चलिए आज की सेशन में 2018 से लेकर 2022 तक हर एक रेलवे एग्जाम में जो जीके साइंस के क्वेश्चन पूछे थे उसको हम लोग देखते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे और 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे, शाम को 7 PM पे। भाई देखिए, शाम को 4 PM वाली मैथ की क्लास, शाम को 7 PM वाली रीजनिंग क्लास आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही एक बात याद रखिएगा। ओके, तो क्या आप रेडी है 45 प्रश्न सही करने के लिए? तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध? कन्फर्म साथी कुंभ मेला संबंधित आपके पेपर में एक प्रश्न आएगा, क्योंकि देखिए अभी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कम से कम 3 से 4 महीने बाद होगा। अभी आपका फिलहाल में आपका कुंभ मेला चल रहा है दोस्त। तो भाई, कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ऑप्शन देखिए, अहमदाबाद है, नहीं सूरत, नहीं प्रयागराज है भाई, इलाहाबाद प्रयागराज। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल देख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन शुरू किया? तो किस संस्था ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन शुरू किया था? तो दोस्त याद रखिए, नाबार्ड ने। यहां से बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है? तो इनमें से खनिज का अधात्विक रूप कौन सा है? चांदी, सीसा, बॉक्साइट या अभ्रक? तो दोस्त याद रखिएगा, अभ्रक है खनिज का अधात्विक रूप। यहां से डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल चेक करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो दोस्त क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए इस सवाल का राइट आंसर बताइए। तो प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बॉम्बे में हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? भाई अनुच्छेद 24 के अनुसार जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जैसे कोई छोटे बच्चे, उनको क्या करना है कि जो खतरनाक कार्य या कारखाने में उनको काम करना नहीं है, तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो भाई 14 वर्ष के लिए लागू है।
किस अनुच्छेद में वर्णन है ये भाई? अनुच्छेद 24 में वर्णन है इसका। ओके, तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान द्वारा व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो किस देश से भारतीय संविधान द्वारा व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो भाई याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी संस्था उस क्षेत्र को नियंत्रित करती है जो ग्रामीण से शहर में संक्रमण में है? बताइए दोस्त, कौन सी ऐसी संस्था है जो कि उस क्षेत्र को नियंत्रित करती है जो ग्रामीण से शहरी में संक्रमण में है? बताइए। तो भाई याद रखिए नगर परिषद करता है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। तो याद रखिए राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। आप डेट भी याद रखिए 15 मार्च 1950 को हुई थी। उसके बाद जब 2015 आया तो 2015 में योजना की आयोग की जगह नीति आयोग ने इसकी स्थापना मतलब स्थान ले लिया था, नीति आयोग ने। तो आपसे सवाल पूछता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पे। तो भारत की योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष पूछ रहा है आपसे। तो भाई याद रखिए गुलजारी लाल नंदा थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 45 प्रश्न ही केवल सही करना है भाई। याद रखिए 30 प्रश्न आपको हम छोड़ रहे हैं भाई। इस बार यदि आप लोग टारगेट बना के चलते हैं कि हमें 30 में से, मान लीजिए रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में से मुश्किल समय केवल 24 क्वेश्चन सही करना है। 25 में से यदि आप मैथ टारगेट लेकर चलते हैं हमें 20 क्वेश्चन ही केवल सही करना है। याद रखिए प्लस साथ ही साइंस में 25 क्वेश्चन में से आप केवल 18 क्वेश्चन सही मानकर चलते हैं, प्लस जीके जीएस करंट अफेयर से केवल 10 क्वेश्चन सही करके चलते तो आपका 110% साथी क्लियर होगा। क्यों? देखिए इसको जोड़िए 24-20 कितना होगा? 44 और 18 कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 62 10 कितना हो जाएगा? 72 नंबर। आप जिस भी जोन में इसमें फॉर्म भरे होंगे ना तो अगली बार आप देखें उस जोन में 72 का कट ऑफ नहीं गया होगा, आपने देखा होगा दोस्त। ओके, तो ये साथी हम लोग का इस बार मतलब कि तैयारी रहेगा इस तरह की कि हमें इतने क्वेश्चन सही करना, टारगेट लेकर चलेंगे। तो भाई इतना टारगेट नहीं लेकर चलेंगे, हमें फुल आउट ऑफ फुल लेकर चलना है हमें। ओके, ये तो हम एक साथी आपको बता रहे हैं, इतना हम लोग लेकर चल भी कर देते हैं तो भी हमें बहुत बेनिफिट होगा हमारे एग्जाम में साथी। देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होने के लिए जाना जाता है? बताइए किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होने के लिए जाना जाता है? तो भाई याद रखिए एंथ्रासाइट में। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त क्या दिया आपका? जिन पुस्तकों में ईसा मसीह के जीवन के अभिलेख है उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? जिन पुस्तकों में ईसा मसीह के जीवन के अभिलेख है उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो भाई सुसमाचार में, सुसमाचार के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस बार साथी टारगेट ये रहेगा कि हम लोग कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया? तो आप साथी यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता देख रहे हो तो अनुच्छेद आपको तुरंत याद होना चाहिए, ये आपके सभी 368 में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ओके दोस्त, डी करेक्ट आंसर हो रहे हैं यहाँ से अनुच्छेद 368। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? बताइए किस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? तो भाई याद रखिएगा 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या दिया है? एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? बताइए एक वर्ष में दोस्त, एक ईयर में, एक साल में लोकसभा के यानी एलएस के कितने सत्र होते हैं? 3, 5, 4, 2 कौन कौन से होते हैं? बताइए। यदि आपको मालूम होगा तो एक बजट सत्र होता है भाई, मानसून सत्र, दूसरा शीतकालीन होता है। तो कितने हो जाए यहाँ से? पहला
बजट होता है, दूसरा आपका मानसून सत्र होता है, तीसरा एक और आपको होता है शीतकालीन। तो 1 2 3 यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। संतोष ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, संतोष ट्रॉफी भारत में किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त याद रखिए फुटबॉल खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे दोस्त कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए डूरंड कप किस खेल से संबंधित, इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? स्वामी महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? और दोस्त आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा है, सर इतना इजी सवाल पूछा था। हाँ भाई, आपके ओरिजिनल पेपर का ही सवाल है। बताइए, इतना इजी सवाल पूछा है तो अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। आप हर एक क्लास में बोलते चाहे हम रीजनिंग का सवाल करा रहे हैं, भाई जितने भी सवाल हम करा रहे हैं ना 2018-2022 के ही पेपर के सवाल हम करा रहे हैं। ये आयोग ने ही, आरआरबी ने पिछले वर्ष पूछा था, इस बार आपका टीसीएस कंपनी कराएगी। एक बात याद रखिए, यदि जैसे 2024 में रेलवे का एग्जाम हुआ, जैसे कि आपका सबसे पहले रेलवे का एग्जाम हुआ था एएलपी का, जो कि 24 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। फिर दोस्त जेई का हुआ था 17 दिसंबर को, आरआरबी जेई वाला होता है। फिर उसके बाद टेक्नीशियन का 19 दिसंबर से। बिल्कुल साथ ही सेम प्रश्न पूछा था जो पिछले वर्ष से पूछा हुआ था, इससे पहले आपका एएलपी या जेई या टेक्नीशियन हुआ था। अगर इसी तरह साथी सवाल पूछा इस बार भी तो मज़ा आ जाए, जैसे ग्रुप डी में पूछा, इसी से कंफर्म हो जाएगा। जैसे 2025 में 2 मार्च से आरपीएफ की एग्ज़ाम शुरू हो रही है ना, वो भी रेलवे का एग्ज़ाम है, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ग्रुप डी में भी सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं हमारे। ओके, ये बात याद रखिए। डेली 11:30 AM पे साथ इसमें हम आरपीएफ की क्लास आपको प्रोवाइड करें, जरूर देखिएगा कि क्योंकि 2 मार्च से वो आपकी एग्ज़ाम शुरू हो रही है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? भाई कुंडग्राम में हुआ था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। हिमालय की कामेत पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, हिमालय की कामेत पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए क्या बनेगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ? बताइए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ? तो पहले कलकत्ता था, उसके बाद दिल्ली हुआ। तो साथी किस वर्ष हुआ ब्रिटिश शासन के दौरान? तो 1911 में। सी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी के रूप में जाना जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। बताइए, किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी के रूप में जाना जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। तो दोस्त तेलुगु, ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा भारतीय राज्य नरम असंगठित निक्षेपों से बना है और इसे मोलासिस घाटी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, कौन सा भारतीय राज्य नरम असंगठित निक्षेपों से बना है और इसे मोलासिस घाटी के नाम से भी जाना जाता है? भाई मिजोरम राज्य को। बी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस बार भाई आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, आपको अभी अपने आदत में सुधार करने की ज़रूरत है। जो प्रश्न आपको ना आए उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो नए स्टूडेंट होते हैं ना भाई, जैसे कि आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, जाकर बिल्कुल आँख मूंद के 100 में से 100 मार के आ जाएंगे। आप देखे होंगे काफ़ी ऐसे मिलते हैं कि 100 में से 100 लगा के आते हैं। भाई आपको ऐसे नहीं गलती नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 1 जनवरी किस वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइए दोस्त, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो सर जी 1 जनवरी 1949 में किया गया था। ऑप्शन बी क्या बन रहा है यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो भाई याद रखिए सह्याद्री के नाम से। डी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिसे वो धर्मार्थ व्यय करता है? बताइए भाई, इस्लाम वाला भी सवाल पूछ दिया रेलवे ने।
इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के हिस्से को भाई क्या बोला जाता है? ये भाई ज़कात कहा जाता है, जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। ऑप्शन बी आपका ज़कात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? अर्थव्यवस्था में बहुगुणक को आय में वृद्धि के अनुपात को किस में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है? बताइए। अर्थशास्त्र में बहुगुणक को आय में वृद्धि के अनुपात को साथ ही निवेश में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? बताइए, इनमें से कौन से राज्य जो कि हैं पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त कर लेते हैं? भाई केरल राज्य हैं। ऑप्शन बी क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? भाई देखिए 1938 में मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया था, जो कि इसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि भारत के पहले पीएम कौन थे? बताइए, भारत के पहले पीएम कौन थे? चलिए इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27, संघ की आधिकारिक भाषा को देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? बताइए दोस्त। संघ की आधिकारिक भाषा को देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो भाई याद रखिए अनुच्छेद 343 में। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता पहले देखिए। एक तो देखिए मौलिक अधिकार है, सरकार का संसदीय स्वरूप भी है, संघवाद की स्थापना है, लेकिन भाई सामंतवाद को बढ़ावा देना ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है आपका? क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन है? बताइए आप लोग। क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 मैच जीते और उस बीच में एक भी मैच हारे नहीं, लगातार 13 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले पहले कौन कप्तान है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, महेंद्र सिंह धोनी। भाई देखिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह, ये तीनों भारत के, यानी इनमें में से कोई एक होगा। बाबर आजम को काट दीजिए भाई, क्योंकि इस समय बाबर आजम जी का दिन खराब चल रहे हैं, इस समय वो कैप्टन भी नहीं है पाकिस्तान के। तो भाई याद रखिए रोहित शर्मा ऐसा करने वाले भारतीय टीम के पहले कैप्टन हैं जो कि लगातार 13 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीता थे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 30, गांधी जयंती भारत में महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाने के लिए किसके महीने मनाया जाता है? बताइए दोस्त। गांधी जयंती भाई सिंपल सा, यदि आपको मालूम है गांधी जयंती किस महीने में आता है, किस डेट को आता है, तो 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, तो अक्टूबर का महीना आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से एक है। बताइए, भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से एक है, तो कौन है? भाई याद रखिएगा नई रोशनी है। ऑप्शन सी क्या बनेंगे आपके यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल चेक करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? बताइए साथी, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो भाई सोन नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या दिया है? ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग क्या होता है? क्या हो जाता है? या इसमें साथ जो ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग होता है कि स्थिर रहता है, शून्य होता है, या कम हो जाता है, या बढ़ जाता है, क्या होता है? तो भाई याद रखिए ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग कम हो जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है? बताइए दोस्त,
1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर? तो सर जी 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर, 10 साथ ही 9 मीटर, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। भाई जब आप लोग इसमें ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो तो अपना ही साथ ही बैंक डिटेल डालिएगा। जब इसमें आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हो ना, वहाँ पे आपका एक बैंक डिटेल मांग रहा होगा, क्योंकि देखिए जब आप इस समय आपका फीस 500 लग रहा है, जब आप एग्जाम देने चले जाएंगे ना, आपका प्रेजेंट हो जाएंगे वहाँ पे ना, तो भाई 400 आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपके बैंक में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है साथी। तो अपना ही बैंक डिटेल डालिएगा, जहां आप लोग फॉर्म भर गए उनका डाल देंगे तो पैसा उन्हीं के बैंक में आ जाएगा, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। 35 देखिए, किसी धातु को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? किसी धातु को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? भाई याद रखिए तन्यता बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों का लिंग यह निर्धारित करेगा कि उन्हें क्या वंशानुक्रम में मिला है? भाई बच्चों का लिंग यह निर्धारित करेगा कि उन्हें क्या वंशानुक्रम मिला है? तो भाई याद रखिएगा पिता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो इनमें से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो दोस्त याद रखिए जो पेशी उत्तक होता है ना, ये संयोजी उत्तक नहीं है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँगा दोस्त आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप हल करोगे। रेलवे के एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए थे, और इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे दोस्त। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि देखिए लगातार क्लास हम आपके लिए प्रोवाइड करें, पूरी शिद्दत के साथ प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त कि आपके साथ कुछ भी गलत करते हैं, लगातार क्लास देते हैं। जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे पिछले वर्ष में, उसी के साथ ही बिल्कुल एक ही क्वेश्चन को खोज कर आपके साथ साथ ही हम साझा करते हैं, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मिलकर इस समय कर रहे हैं। ओके दोस्तों, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। 38 नंबर देखिए, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये किसके बराबर होती है? भाई एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी साथ ही आर बराबर क्या होता है, 2f होता है कि नहीं? तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, मैच कर गया है कि नहीं? बिल्कुल सर जी। तो याद रखिए एक गोलाकार दर्पण की वक्रता जो त्रिज्या होता है वो 2f के बराबर होता है। बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो इनमें से एक पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन कौन होते हैं भाई? जैसे ऑक्सिन है, एब्सिसिक है, साइटोकिनिन है, साइटोकाइनिन है, लेकिन दोस्त एड्रेनालाइन नहीं है। कहीं कहीं आपको एड्रेनलिन भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं देखिए एड्रेनालाइन भी लिखा है। तो ये दोस्त आपका पादप हार्मोन नहीं होता है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। मेंडलीव अपनी तालिकाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व को एक सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? बताइए भाई, मेंडलीव ने अपनी तालिकाओं में एक ऐसा तत्व मिला जो कि उसे सही स्थिति प्रदान ही नहीं कर सका। जैसे देखिए लिथियम तो किया था, एल को, पोटेशियम को, के को किया, हीलियम को किया, लेकिन हाइड्रोजन की कर ही नहीं सका भाई, एच को कर ही नहीं सका भाई। याद रखिए दोस्त, यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन को उसकी सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका मेंडलीव ने अपनी तालिकाओं में। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? बताइए आवर्त सारणी में कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? तो दोस्त आपका सी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, सी का मतलब दोस्त कार्बन, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। द्रव में सतह पर कणों के एक छोटे से भाग की होती है। भाई द्रव में सतह पर कणों के एक छोटे से भाग की होती है, तो वो सर जी आपका अधिक गतिज ऊर्जा की होती है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। वसा और तेल बासी हो जाते हैं क्योंकि? भाई वसा और तेल बासी हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, तो उनमें ऑक्सीकरण होते हैं भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। मुंह की ग्रास नली और अस्तर भी किसके साथ ढके होते हैं? बताइए मुंह की ग्रास नली और अस्तर भी किसके साथ ढके होते हैं?
तो भाई याद रखिए पपड़ीदार उपकला के साथ ढके होते हैं। ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से क्या पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है? बताइए भाई, क्या पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन होते हैं, तो भाई वृषण करते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 46। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित होते हैं? तो परमाणु संख्या पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए दोस्त, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप सब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑक्सीजन का कितनी होती है परमाणु संख्या। नेक्स्ट अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? बताइए, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? अभिकेंद्री बल या विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या अपकेंद्री बल? तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। पौधे का भाग प्रकाश की ओर बढ़ता है, इसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्त, पौधे का भाग प्रकाश की ओर बढ़ता है तो इसे पॉजिटिव प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए क्या बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से क्या वृक्क नालिकाओं और लार ग्रंथियों के युगलों का स्तर बनाता है? बताइए दोस्त, क्या वृक्क नलिकाओं और लार ग्रंथियों की युगलों का स्तर बनाता है? तो दोस्त याद रखिए घनाकार उपकला। यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है? अंडप में शामिल है, तो भाई अंडप में शामिल कौन है? अंडप में शामिल कौन है? तो बीजाणु शामिल है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हम लोग 50 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। लास्ट के 25 क्वेश्चन अब आपका टेस्ट होगा, अब आपका यहाँ से टेस्ट होगा। इस 25 क्वेश्चन से देखते हैं कि आपका कितना स्कोर बन पा रहा है। ओके, तो हर प्रश्न एनालिसिस जरूर करते रहिए दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 फटाफट बताएंगे, जाइलम में कौन सा उत्तक है? जाइलम में कैसा उत्तक है बताइए? तो सर जी जटिल अस्थायी उत्तक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी सीधी नली जो शुक्राणुओं को लाभदायक पुटिकाओं तक ले जाती है, इसे क्या कहा जाता है? भाई लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी सीधी नली जो कि शुक्राणुओं को लाभदायक पुटिकाओं तक ले जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? भाई याद रखिए शुक्रवाहिका बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। आंतरिक कान के अंदर दबाव भिन्नताएं किसके द्वारा विद्युत संकेतों में बदल जाती है? बताइए दोस्त, आंतरिक कान के अंदर दबाव भिन्नताएं किसके द्वारा विद्युत संकेतों में बदल जाती है? तो भाई कर्णावर्त द्वारा, कर्णावर्त द्वारा। ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 54। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में मदद करता है? तो भाई कौन सा पादप ऐसा हार्मोन है जो कि तने की वृद्धि में मदद करता है? जो पेड़ होता है, जो तना होता है ना सदी, उसकी वृद्धि में यानी बढ़ने में मदद करता है। कौन ऐसा है दोस्त पादप हार्मोन? तो भाई याद रखिएगा ऑक्सिन ऐसा हार्मोन है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे बड़े आकार के परमाणु हैं? बताइए, इन तत्वों में से सबसे बड़ा आकार के परमाणु कौन है? फास्फोरस, क्लोरीन या आपका ऑर्गन या आपका सल्फर? सबसे बड़ा कौन है? तो सर जी फास्फोरस है। याद रखिएगा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? बताइए, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए दोस्त CnH2n-2 होता है। भाई याद रखिए, यही आपसे एल्केन का पूछा तो CnH2n+2 होता है। याद रखिए कार्बन का दुगना होता है दोस्त क्या,
आपका एल्केन जिसमें ANE लगा रहता है लास्ट में, इसमें देखिए आइन लगा यानी YNE होता है। एक आपका इन होता है भाई, सिंपल जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन, वो आपका इन में रहता है, जैसे CnH2n डायरेक्ट यही आपका। फिर N साथ ही कार्बन का दुगना जितना रहेगा उसका दुगना का दुगना, प्लस साथ ही इन आपका कितना रहेगा आपका इन, जैसे कि आपका सेम रहेगा, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन। तो भाई यहाँ से एल्काइन क्या पूछा, आइन क्या पूछा, तो CH2n-2 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अभी साथ ही आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें हम लोग का इस समय क्या चला है 2018-2022 का हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस चल रहा है। उसके बाद दोस्त इसमें 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करना है, अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर करना है, उसका नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि देखिए 22 फरवरी के बाद जब तक कि आपका रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई चल रहा है, उसके बाद हम लोग बिल्कुल बेसिक वाइज टाइप वाइज एक एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके। ओके दोस्त, बिल्कुल। तो कौन एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन है? बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन ब्रोमीन है कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है कि आयोडीन है, कौन है? तो याद रखिए दोस्त आयोडीन है। डी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। समूह किससे लेकर संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्वों के रूप में जाना जाता है? जो साथी आपका समूह 3 से लेकर 12 तक है, इससे संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। याद रहे जो डी ब्लॉक है ये साथी 3 से लेकर 12 तत्व के बीच हैं। ए ऑप्शन क्या बन रहा है इस सवाल का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 59 का राइट आंसर दीजिए, फटाफट बताइए दोस्त। तो याद रखिए दोस्त क्या होता है, NH4 होता है, ब्रैकेट क्लोज 3 होता है, PO4 होता है। ये आपका क्या होता है, अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र, यानी ऑप्शन देखिए NH4 3PO4 ऑप्शन है भाई। तो 59 का यहाँ से ए ऑप्शन क्या बने आपके, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। किसका बहुत अधिक गलनांक और क्वथनांक है? तो हीरा का है कि फ्लोरीन का है, ग्रेफाइट का है कि कोयला का? बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन दें, आपको बताना है कि बहुत अधिक गलनांक हो और क्वथनांक, तो किसका है बताइए। तो याद रखिए दोस्त हीरा का है, हीरा का बहुत अधिक गलनांक और क्वथनांक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, एक जल की बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? भाई एक जल की बोतल पर, एक जल की बोतल है, इस पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल को क्या बोला जाता है? बताइए भाई, याद रखिए उत्प्लावक बोला जाता है। बी ऑप्शन उत्प्लावक बल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बताइए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोला जाता है? तो भाई याद रखिए संवेग बोला जाता है ना, तो बी ऑप्शन क्या बनेंगे इस सवाल का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया है? भाई संवेग बराबर क्या होगा? बताइए, संवेग बराबर इस बार क्या हो जाएगा? तो भाई जस्ट अभी इसका हमने सॉल्व किया, तो द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के खंड दूसरे के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? बताइए दोस्त, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के खंड दूसरे के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो भाई याद रखिए अनुच्छेद 124 के द्वारा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। रामनवमी एक हिंदू वसंत त्यौहार है जो भगवान राम के जन्मदिन का स्मरण करता है, जो आमतौर पर किस महीने के में आता है दोस्त? बताइए, राइट आंसर दीजिए। रामनवमी एक हिंदू वसंत त्यौहार है जो भगवान राम के जन्मदिन का स्मरण है, याद है, जो कि आमतौर पर दोस्त किस महीने में आता है? तो भाई ये अप्रैल के महीने में आता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66। धातु के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि क्या है? भाई धातु के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि क्या है? तो याद रखिए पुनर्चक्रण है। क्या दोस्त, पुनर्चक्रण। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67। किस घटना ने भारत की विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को तीव्र कर दिया था? तो किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को तीव्र कर दिया था?
तो याद रखिए सुएज नहर का उद्घाटन दोस्त, सुएज नहर का जब उद्घाटन किया तो इसमें भारत के जो विदेशी व्यापार था इस पर ब्रिटिश नियंत्रण को तीव्र कर दिया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, बताइए किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो भाई याद रखिए सीधी कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस, इसके साथ ही कलकत्ता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा उन भारतीय भाषाओं को घोषित करने का निर्णय लिया गया जो कुछ की आवश्यकताओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में पूरी करता है, बताइए किस वर्ष में ऐसा हुआ कि भारत सरकार द्वारा उन भारतीय भाषाओं को घोषित करने का निर्णय लिया गया जो कुछ की आवश्यकताओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में पूरी करती है, बताइए किस वर्ष ऐसा हुआ था। तो दोस्त याद रखिए 2004 में ऐसा हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है, बताइए कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान करता है। ऑप्शन ए क्या बन है दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71। लिथिफिकेशन शब्द निम्नलिखित में से किस भौगोलिक तत्व से संबंधित है, बताइए दोस्त लिथिफिकेशन शब्द किस भौगोलिक तत्व से संबंधित है। तो भाई चट्टान से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, बताइए दोस्त किस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे भाई दशहरा को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल चेक करते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73 क्या दिया आपका। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है, भारत के संविधान का संरक्षक कौन होता है। लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति या राज्यसभा, बताइए। तो सर जी सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान कौन सा है, बताइए ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान कौन सा है। गलीली, हाइफा, बेथलहम या आपका नासरत। तो सर जी बेथलहम है क्या दोस्त, बेथलहम है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त और आज का लास्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे द आयरन मैन ऑफ इंडिया खिताब दिया गया है, बताइए स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे द आयरन मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल या राम मनोहर लोहिया को किसे दिया गया है। तो सर जी द आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है इसका खिताब। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्या आप रेलवे ग्रुप डी फतेह करने के लिए 45 क्वेश्चन सही किया। अब बताइए दोस्त अब आपकी बारी है। हमने तो बहुत अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कराकर अच्छी तरीके से याद भी करा चुका है साथ ही। अब बताइए आपसे भी कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूं दोस्त आज का सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद कर रहे होंगे भाई। और आप हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस के तौर पे भी देख रहे हैं कि कैसे पिछले वर्ष में हर एक रेलवे एग्जाम में सॉल्व पूछे गए थे। ओके दोस्त तो उम्मीद करूंगा आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। और लगातार क्लास आप चारों क्लास ले रहे होंगे। मैथ की क्लास शाम को 4 बजे, शाम को 7 PM पे यानी 7 बजे। रीजनिंग क्लास 11:30 AM पे, RPF क्लास। इसके बाद दोस्त आपकी 11:30 AM पे RPF की क्लास होगी जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाली है। ओके RPF बहुत ईजी सवाल पूछता है। GK जे सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 क्वेश्चन, 35 रीजनिंग, 35 मैथ्स, टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होता है RPF। ओके दोस्त तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी आपके मन में डाउट इसमें चल रहा, आपका कोई भी साथी फॉर्म से लेकर कोई भी रेलवे ग्रुप डी के मतलब की नोटिफिकेशन में से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। या एग्ज़ाम कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, क्या हमें एग्ज़ाम कब देना पड़ेगा, कहाँ एग्ज़ाम हो सकता है, कैसे होगा, सब कुछ साथी। क्योंकि जो मैथ के सर है ना वो इस समय दोस्त आपके रेलवे ग्रुप डी में ही वर्क कर रहे हैं भाई। वो इस समय वो अपने पद पे बने हैं। वो थोड़ा सा कभी मतलब कि सोशल मीडिया की यूज नहीं किए ना तो इसलिए नहीं आते हैं। देखते हैं डायरेक्ट मैथ के जब क्वेश्चन कराते हैं तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारा इंट्रो भी नहीं करवाते हैं भाई।
ओके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं दोस्त, आपको केवल पढ़ना है, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।